अदील आशिक ने एक भेस बदल के उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और रेहान भट्ट ट्रक अड्डे में बैठा हुआ है और उसको गिरफ्तार कर लो। धमकियां भी देता है कि तुमने मेरे भाई को कत्ल किया है। वो आगे से अदील आशिक कहता है कि चलो कुछ देना नहीं है तो पानी का एक गिलास पिला दो। पुलिस में बड़ी पैनिक फैल गई। पुलिस के तमाम अफसरान सर जोड़कर बैठ गए। पुलिस को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ था। पुलिस एहलकारों को जो है वो कत्ल करता था, शहीद करता था। पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। कहाँ थे उस वक्त आईजी पंजाब, कहाँ थे उस वक्त सीसीपी लाहौर, कहाँ थे उस वक्त डीआईजी ऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद शेख और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन न्यूज़। और अपने इस वीलॉग में आपको चंद रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले जो पुलिस एहलकार शहीद हुए उसके केस की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखता हूँ। इसमें वो पस मंज़र भी आपके सामने रखूँगा जिस अदावत में और जिस पुलिस की नेग्लिजेंसी में 4 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश फरमा गए, उसकी असल और अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस और ख़ासकर लाहौर पुलिस की कुर्बानियों को, शहादतों को किसी भी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी शहादतों और ऐसी जान के नजराने पेश करने में कुछ लोगों की कोताहियां भी शामिल होती हैं और वो कोताही है पुलिस डिपार्टमेंट की। सब इंस्पेक्टर अदील आशिक एक ऐसे बाप का बेटा था जो ये चाहता था उसका बाप कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में ना जाए बल्कि कहीं और नौकरी करे। लेकिन उसने ये शहादत का रुतबा हासिल करना था। मुल्क और आवाम की खिदमत करने के लिए उसने महकमा पुलिस का इंतखाब किया। चंद बरस पहले इसी तरह का वाक़या लाहौर में एक पेश आया था जहां पे पुलिस को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ था। उस वक्त सीसीडी की बजाय और सीसीडी से पहले ओसीयू यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट होता था और बतौर एएसआई ये उस विंग का हिस्सा था। फैज़ान भट्ट जिसने एक कालादम तंजीम के इमा पर कुछ पुलिस एहलकारों को शहीद किया था, उसमें एक पुलिस एहलकार बागवानपुरे का था और एक मिस्री शाह का एहलकार था। इसी तरह से उसने मोटरसाइकिल पर जाते हुए उनको टारगेट किया और शहीद किया था। अब जब इसको गिरफ्तार करने का मामला आया, पुलिस में बड़ी पैनिक फैल गई। पुलिस के तमाम अफसरान सर जोड़कर बैठ गए कि फौरी तौर पर इस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए जो पुलिस में बावर्दी घरों पे जाते हुए, अपने बाल बच्चों के पास जाते हुए उन लोगों को टारगेट का निशाना बना रहा है जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका इस वाक़े से या इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ताल्लुक था तो महकमा पुलिस को टारगेट करना था, टारगेट किलिंग कर रहा था फैज़ान भट्ट। इसके बारे में अदील आशिक जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मोबाइल के ज़रिए इसको ट्रैक करने की कोशिश करता है, क्लोज सर्किट फुटेज ट्रेस करता है। तो बिल आखिर वो फैज़ान भट्ट जो एक अल्फला टाउन में जाकर रह रहा होता है वहाँ पे उसके घर तक पहुँच जाता है। अदील आशिक ने एक भेस बदल के उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और फैज़ान भट्ट जो उस वक्त ज़िंदा था बाहर आता है और ये मांगने वाले एक भिखारी की शक्ल में अदील आशिक वहाँ पे जाता है और ये कहता है कि कुछ अमदाद उसकी की जाए, कुछ भेस उसने ऐसा बदला होता है। लेकिन फैज़ान भट्ट आगे से कहता है कि जाओ माफ़ करो। लेकिन वो आगे से अदील आशिक कहता है कि चलो कुछ देना नहीं है तो पानी का एक गिलास पिला दो। जब वो पानी का एक गिलास लेने के लिए अंदर जाता है और वो उसकी मोटर बाइक जो बाहर खड़ी होती है फैज़ान भट्ट की, उसकी तस्वीर बनाकर और वहाँ की लोकेशन अपने मुतल्लिका अफसरान को भेज देता है। और पुलिस फिर उस मुलजिम को जो पुलिस टारगेट के एजेंडे पे था, पुलिस को टारगेट करता था, पुलिस को गोलियां मार के नहत्ते पुलिस एहलकारों को जो है वो कत्ल करता था, शहीद करता था, उसको पकड़ लिया जाता है। ये क्रेडिट भी
अदील आशिक को जाता है। फिर ये मामला यहाँ तक पहुँचता है कि फैज़ान भट्ट, जो रेहान भट्ट का बड़ा भाई था, उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। ये ज़्यादा नहीं, कोई 2-2.5 साल पुराना वाक़या है। उसके बाद फिर एक ऐसा ही सिलसिला शुरू होता है कि जो फैज़ान भट्ट का भाई होता है रेहान भट्ट, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रेस करता है कि उसके भाई को पकड़ने वाला, उसके भाई की निशानदेही करने वाला, उसको ट्रेस करने वाला पुलिस वाला कौन होता है? वो होता है अदील आशिक। अदील आशिक जब उसको कंफर्म हो जाता है उसके भाई को, रेहान भट्ट को, तो वो अदील आशिक को फ़ोन पर, व्हाट्सएप कॉल पे धमकियां भी देता है कि तुमने मेरे भाई को कत्ल किया है, तुमने मेरे भाई को मारा है, लिहाजा मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। इसी के बाद अदील भट्ट, जो अब सब इंस्पेक्टर हो चुका होता है, एक एफआईआर दर्ज करवाता है थाना शफीकाबाद की हदूद में। यहाँ से पुलिस की और ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन की बेहिसी सामने आती है। जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है 2024 में, 506 का टेलीफोन पे किसी को डराना धमकाना, तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो उसको पता चल जाता है कि अब जो रेहान भट्ट है वो कहाँ पे है, उसको वो भी ट्रेस करता है, और बिल आखिर उसको एक दिन पता चलता है कि वो ट्रक अड्डे के एक होटल में, जो बड़े मशहूर होटल हैं, वहाँ पर बैठा हुआ खाना खा रहा है। अदील आशिक, जिसने शफीकाबाद में मुकदमा दर्ज करवाया होता है, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के अपने आईओ को कहता है कि रेहान भट्ट ट्रक अड्डे में बैठा हुआ है और उसको गिरफ्तार कर लो, ताकि उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ये मुझे थ्रेट करता है और इसके भाई को, जो पुलिस को टारगेट करता था, ये उसका इंतकाम लेना चाहता है। लेकिन ये बात जिसकी मिसाल है ना कि कानों में जूं नहीं रेंगती इन्वेस्टिगेशन विंग के उन अफसरान या उन एहलकारों पे, वो कहते हैं कि हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, और वो वहाँ से स्किप हो जाता है। फिर उसका बाप जो है वो अदील आशिक को टारगेट करने में अपने बेटे रेहान भट्ट का साथ देता है। फयाज भट्ट जो बाप है, वो अपने बेटों की मुखबरी करने का ड्रामा रचाता है अदील आशिक के साथ, कि ड्रामा करता है कि मैं भी अपने बेटों से, रेहान भट्ट से बड़ा जो है वो तंग हूँ, मुझे भी वो तंग करते हैं, तो मेरे घर जब ये आएगा तो मैं तुम्हें इतला दे दूंगा, तुमने छापा मारना है और इसको गिरफ्तार कर देना है। ऐसा ही होता है, लेकिन वो बिल आखिर जो है वो शहीद करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है अदील आशिक को। बाप जो है, बाप उसको फ़ोन करता है कि मेरा बेटा घर आया है, तो तुम आ जाओ और आके उसको गिरफ्तार कर लो। वो एक कांस्टेबल के साथ चला जाता है और वहाँ पे जाके वो उसको जब गिरफ्तार करने के लिए पहुँचता है, तो इन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी होती है। उसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी मंजर आम पर आ गई कि एक आतिशी असला उसके हाथ में होता है और वो बाप बेटा वहाँ से फयाज भट्ट और रेहान भट्ट वहाँ से निकल रहे होते हैं, और तीसरा भी एक शख्स उनके साथ शामिल होता है, और वही होता है जिसकी उन्होंने प्लानिंग की होती है। अदील आशिक को वहाँ पे गोलियां मार के एक कांस्टेबल के साथ शहीद कर दिया जाता है। फिर उनका गुस्सा और उनका इंतकाम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। फिर वो नवाकोट के इलाके में एक कालादम तंजीम के मरकज़ के बाहर ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को भी गोलियों का निशाना बनाते हैं, और वहाँ पर भी 3 पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी होते हैं, और चौथा जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में जब हस्पताल ले जाया जाता है, तो उसका भी वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो भी ज़ेर इलाज रहने के बाद चंद घंटे बाद दुनिया से चला जाता है और शहीद हो जाता है। टोटल 3 लोगों की इस तरह से जान चली जाती है। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अदील आशिक, जिसको बराए रास्त धमकियां मिल रही थीं, अदील आशिक जिसने अपनी मुद्दत में थाना शफीकाबाद में मुकदमा भी दर्ज करवाया था, तो उस वक्त पुलिस एहलकार के इस इकदाम के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? कहाँ थे उस वक्त आईजी पंजाब? कहाँ थे उस वक्त
सीसीपी लाहौर, कहाँ थे उस वक्त डीआईजी ऑपरेशन और कहाँ थे उस वक्त डीआईजी इन्वेस्टिगेशन। अगर उसको उस मुकदमे की इंदराज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद आज नताइज वो ना निकलते जो निकले थे। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने मुख्तसर के तौर पे रखी कि असल पुलिस एहलकारों को शहीद करने की वजह क्या थी। फैज़ान बट और उसका भाई रेहान बट दोनों ही अपने बाप समेत पुलिस को टारगेट करते थे। पुलिस को टारगेट करने की वजह से अदील आशिक ने थाना शफीकाबाद में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। आज हम उसकी शहादत पर और उसके शहीद होने पर उसके जनाजे पर भी शरीक होते हैं और बयानात भी पुलिस हुकाम जारी करते हैं, लेकिन जब उसने मुकदमा दर्ज करवाया था तो उसको क्यों गिरफ्तार मुलजिम को नहीं किया था। ये सवाल मैं अपने वीलॉग में छोड़े जाता हूँ। यकीनन इसका जवाब भी आएगा और जवाब भी पुलिस हुकाम की जानिब से मिलना चाहिए कि क्या आम लोग तो इस बात का गिला करते ही हैं कि पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करती है, और अगर ऐसे लोग जो पुलिस को टारगेट करने वाले मुल्ज़मान को उनके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाते हैं तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट उनकी भी हिफाजत नहीं कर सकता। ये था आज का वीलॉग। अगले वीलॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।